हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है, तो आज एक नया वीडियो फिर से। ठीक है, ये है आपका गेट 2021 का सेट टू। सेट वन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो वो मेरे पिछले वाले वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये आपका 2021 का सेट टू है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जितने भी जियोटेक के क्वेश्चन है सभी आपके इसमें आए हुए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्राइक्सियल टेस्ट। ठीक है, मतलब अगर आपको पता हो तो ट्राइक्सियल टेस्ट कितने तरह के होते थे। ठीक है, आपका यूयू टेस्ट होता था, दैट इज अनड्रेन्ड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। फिर आपका क्या होता था, सीयू कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, एंड फिर आपका सीडी टेस्ट होता था, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, पहले आप दो स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, सेल्फ प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, ये आप क्या कर दिए, सेल्फ प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो सेल्फ प्रेशर तो सभी जगह से लगते रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट होता है, स्टेज होता है, उसमें कंसोलिडेशन होगा या अनकंसोलिडेटेड होगा। ठीक है, दो स्टेज होगा। एक तो आपका क्या होगा, सेल्फ प्रेशर अप्लाई करोगे, और दूसरा क्या होता है, डेबिटरिक स्ट्रेस जब अप्लाई करते हो। डेबिटरिक स्ट्रेस जब आप अप्लाई करते हो, तो जब आप सेल्फ प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो जो पहला टर्म है वो आता है दैट इज अनड्रेन्ड या कंसोलिडेटेड, माने अनकंसोलिडेटेड या कंसोलिडेटेड। ठीक है, इसका अगर आप बल्ब नहीं खोलेंगे तो ये अनकंसोलिडेटेड रह जाएगा। बल्ब अगर खोल देंगे तो सारा का सारा वाटर बाहर जाएगा, इसका मतलब ये कंसोलिडेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया। उसके बाद आप इस पे क्या लगा देते हो, आप इस पे डेबिटरिक स्ट्रेस लगा देते हो। ठीक है, सिग्मा डी। जब सिग्मा डी आप लगाते हैं तो केवल ऊपर से ही लगाते हैं। ठीक है, तो यही सिग्मा डी प्लस सिग्मा थ्री बन के आपका क्या हो जाता है, सिग्मा वन। अगर इस स्टेज में आपने अगर बल्ब खोला तो सारा का सारा वाटर बाहर जाएगा, तो ड्रेन्ड होगा। अगर बल्ब नहीं खोला तो वो अनड्रेन्ड होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, कौन सा ऐसा टेस्ट है, मतलब इन तीनों में कौन ऐसा टेस्ट है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सकेवेटेड क्ले स्लोप को के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी पोर वाटर प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है, सारा का सारा वाटर क्या होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। हमने इसको क्या कर दिया है, प्रेशर लगा के छोड़ रखा है बहुत टाइम से। ठीक है, तो जो भी पोर वाटर प्रेशर डेवलप्ड हुआ होगा, ठीक है, सारा का सारा क्या हो गया होगा, ड्रेन आउट हो गया होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर बाहर नहीं निकला है, इसका मतलब अनकंसोलिडेटेड है। लेकिन आपका जैसे ही सारा लॉन्ग टर्म आपने छोड़ दिया, इसका मतलब सारा का सारा वाटर आपका बाहर आ चुका है। इसका मतलब सीटी टेस्ट उसके लिए आप परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट डाटा मिलने वाला है, किसका, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, नहीं सॉरी, सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, दैट इज सीडी टेस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर है, क्या बोलता है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से आप एमएच को क्या बोलोगे। ठीक है, एमएच आपका है, उसको आप क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, यूएससीएस सिस्टम से। तो यूएससीएस सिस्टम से आपको पता है कि जब सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, जब 75 माइक्रोन से 50% से ज्यादा जब पास कर जाता है, दैट इज फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल है। अब फाइन ग्रेन सॉइल में दो होगा, या तो एम होगा या क्या होगा, सी होगा। एम फॉर सिल्ट और सी फॉर क्या होता है, क्ले। ठीक है, या तो सिल्ट होगा या क्ले होगा। ठीक है, अब देखिए, जब सिल्ट एंड क्ले आ जाता है तो इनके भी दो टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, एज पर यूएससीएस इंडियन स्टैंडर्ड से तीन तीन टाइप होंगे, लेकिन यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से दो टाइप होते हैं। क्या होता है, एक या तो एमएल होगा या एमएच होगा। क्यों, ये डिपेंड करता है किस पे, लिक्विड लिमिट पे। किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड लिमिट पे। अगर WL लेस देन इक्वल टू 50% है, ठीक है, तो क्या होगा, ML होगा। अगर 50% से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, MH होगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखें ना, ऑब्वियस सी बात है इनऑर्गेनिक सिल्ट आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रहता है तो हम ये क्लासिफिकेशन नहीं करते, डायरेक्ट हम क्या आ जाते, OL एंड OH में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक सिल्ट है,
ऑब्वियस सी बात है हाई प्लास्टिसिटी होगा विथ लिक्विड लिमिट मोर देन 50%, तो मुझे एक ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बी देखें तो लिक्विड लिमिट लेस देन 50, नहीं, ये अगर होता तो ml होता। लिक्विड लिमिट लेस देन, नहीं, ये अगर होता तो नहीं होता। अगर ये मतलब आपको ए और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन आपको पता है कि जब लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे ये प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, जब लिक्विड लिमिट ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, प्लास्टिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 21 क्वेश्चन आया है। 21 में देखें तो आपको क्या बोला गया है। 21 में आपको बोला गया है कि इंटरनल डायमीटर कोई सैंपलर है, ठीक है, सेल बाय सैंपलर है, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, सॉइल को क्या करते हो, कोर निकालते हो। ये आपका ग्राउंड सरफेस होता है, जब सॉइल का कोर निकालते हैं तो सैंपलर का यूज करते हैं। ठीक है, सैंपलर का जब सैंपलर होगा तो ऑब्वियस सी बात होगा इस तरह का ट्यूब में आएगा। ठीक है, इस तरह का आपका क्या होगा, उसका ट्यूब होगा। ठीक है, इस तरह के ट्यूब में आएगा। ठीक है, ताकि ये इजिली आपका पेनिट्रेट करे और इसमें आपका क्या हो, सॉइल सैंपल इजी वे में आ सके। ठीक है, तो जो इंटरनल डायमीटर है ये इंटरनल डायमीटर होगा और ये क्या होगा, एक्सटर्नल डायमीटर होगा। तो इंटरनल डायमीटर आपका कितना है, 48 mm। एक्सटर्नल डायमीटर डी नॉट दैट इज 52 mm। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया रेशियो। तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला होता है ए आर इजकल टू क्या होता है, डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर बाई डी आई स्क्वायर। बस सिंपल सा फॉर्मूला था, लगाना था 52 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर गेट डिवाइडेड बाई 48 का होल स्क्वायर। बताइए कितना हुआ। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.1736। इसको आप परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 17.36 आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज में है क्योंकि आपको परसेंटेज में 2 डिसिमल प्लेस तक निकालना है। सो वैल्यू इज 17.36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक क्ले लेयर है, थिकनेस h है, मतलब कोई एक क्ले लेयर है जिसका थिकनेस क्या है, आपका h दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्या है कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर pc है, मतलब इसने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया है ना मैक्सिमम स्ट्रेस, वो आपको pc दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इसने pc एक्सपीरियंस किया। अगर आपको कर्व पता हो, मतलब E वर्सेस किस में, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस में, तो कुछ ऐसे ही मूव करता है ना, और ये स्ट्रेट लाइन होता है, फिर हम ऐसे करते हैं, फिर ये हमारा ये होता है। ठीक है, तो जहां तक रिकॉम्प्रेस कर रहा होता है, इसका मतलब वो अपना जो लाइफ टाइम में मैक्सिमम स्ट्रेस झेल रखा है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सॉइल था, इस पे मैंने पीसी लगा रखा था। ठीक है, लेकिन जब पीसी लगाया ना, ये पीसी था, इसको हमने फिर से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर दिया तो ये यहाँ तक पहुंच गया था, क्योंकि स्ट्रेस का रिमूवल होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंड करेगा, और वो एक्सपेंशन क्या होता है, इलास्टिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सॉइल पे कोई प्रेशर था ही नहीं। अब हम धीरे धीरे फिर से प्रेशर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते जाएंगे ना तो यही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है जहां पे सॉइल रिकम्प्रेस कर रहा होता है। ठीक है, यही वाला जो पॉइंट है वो रिकम्प्रेस कर रहा है। हर का स्टेज अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, रिकम्प्रेशन होगा। सॉइल यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिकम्प्रेस कर रहा होगा। रिकम्प्रेस करते करते कहां तक आएगा, पीसी तक आएगा। उसके बाद हम जैसे ही ज्यादा लोड लगाएंगे ना तो वो एकदम से वर्जिन कंप्रेशन होने लगेगा और वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर लेगा। ठीक है, वर्जिन कंप्रेशन मींस वो नया लोड उस पे एक्सर्ट हो रहा है। जैसे ही नया लोड एक्सर्ट होगा तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और ये जो रिकम्प्रेशन होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कन्वेक्स कर्वेचर अपवर्ड। ठीक है, और ये जो कंप्रेशन है, ठीक है, दिस इज द कंप्रेशन, और ये आपका क्या हो गया, वर्जिन कंप्रेशन हो गया। ठीक है, तो यही है। अब पीसी आपको दिया हुआ है जो कि उसने मैक्सिमम लोड एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, अब क्या है, द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द मिड हाइट ऑफ द लेयर इज पी नॉट।
मतलब इसके मिड हाइट पे अगर इनिशियल प्रेशर देखे ना, इफेक्टिव प्रेशर, तो वो पी नॉट है, ठीक है, वो क्या है, पी नॉट है। एट द सेम लोकेशन, at the same location the increment in effective stress due to applied external load is delta p। अब क्या हुआ होगा कि ग्राउंड सरफेस होगा, उस पे हमने कोई फाउंडेशन बना दिया होगा, जब फाउंडेशन बनाया होगा तो क्या लेगा, बिल्डिंग का लोड लेना स्टार्ट करेगा, तो इस पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। कितना प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो डेल्टा पी हो गया। इसका मतलब क्या था, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, इंक्रीज इन प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा पी। तो फाइनल जो आपका लोड ले रहा है ना, वो इतना लोड लेना स्टार्ट कर दिया है क्ले लेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ और दिया हुआ है, जैसे कंप्रेशन एंड स्वेलिंग इंडेक्स, तो ये मेनली आपका स्वेलिंग इंडेक्स स्वेल कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो स्वेलिंग तो जो सैंपल है उस वो ये वाला होगा सी एस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो रिकम्प्रेशन है ना, वो देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सैंपल क्या कर रहा है, रिकम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। जस्ट एक मिनट रुकिएगा ना। ठीक है, ये रिकम्प्रेशन होना चाहिए, इन्होंने स्वेलिंग दे रखा है। स्वेलिंग तो ये जो होता है उसका स्लोप स्वेलिंग होता है सी एस, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, रिकम्प्रेशन। लेकिन यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि दे आर सेइंग सी एस इक्वल टू सी आर, ठीक है, क्योंकि और कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इफ पी नॉट, मतलब आपका क्या है, पी नॉट छोटा है स्ट्रेस किससे, पीसी से, और जब हमने स्ट्रेस फाइनल लिया है ना, वो क्या है, पीसी से बड़ा है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इनिशियल प्रेशर लगाए हो तो वो इस रीजन में है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता हुआ कहां तक आया होगा, पीसी तक आया होगा, ठीक है, पीसी तक आया होगा, और जो फाइनल प्रेशर है वो कहीं यहाँ पे है, दैट इज पी नॉट प्लस डेल्टा पी। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है करेक्ट एक्सप्रेशन टू एस्टिमेट द कंसोलिडेशन सेटलमेंट। कंसोलिडेशन सेटलमेंट का एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपका हुआ क्या होगा, मतलब इसका जो है ना, दो कंपोनेंट में आपका सेटलमेंट होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो रिकम्प्रेस करेगा, और रिकम्प्रेस कहां तक कर रहा होगा, पीसी तक रिकम्प्रेस करेगा। मतलब सपोज कर लेते हैं कि पी नॉट यहाँ पे और पीसी, इतना पोर्शन क्या होगा, रिकम्प्रेस करेगा, ठीक है। तो इसका एक जोन ले लेते हैं, और फिर क्या होगा, पीसी के बाद ये वर्जिन कॉम्प्रेस करेगा, और कहां तक जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी तक। तो दो रीजन इसके होंगे, एक में रिकम्प्रेशन हो रहा होगा, और एक में क्या हो रहा होगा, वर्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा होगा। तो अगर स्टेज वन को देखें ना, तो स्टेज वन में जो डेल्टा एच वन होगा वो क्या हो जाएगा, सी एस, क्योंकि हमें सी एस दिया हुआ है यहाँ पे, रिकम्प्रेशन रिकम्प्रेशन होना चाहिए था, तो सी आर होता है, दैट इज सी एस, ठीक है, इनटू क्या होता है, एच बाई वन प्लस ई नॉट, ठीक है, लॉग बेस 10, ठीक है। अब कहां से, पीसी इज द फाइनल, तो पीसी और इनिशियल क्या था, पी नॉट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्टेज टू में अगर हम देखें तो डेल्टा ऑफ एस टू होगा, ठीक है, डेल्टा ऑफ एस टू क्या होगा, सी सी इंटू एच वन प्लस ई नॉट लॉग बेस 10, फाइनल क्या है, फाइनल इज पी नॉट प्लस डेल्टा पी। और ये स्टार्ट कहां से होगा, ये तो स्टार्ट पीसी से होगा ना, तो नीचे में पीसी। करेक्ट ऑप्शन देखिए आप कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, सी एस है, दिस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी सी आएगा नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। इसमें आपका सी 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 एस आएगा, लेकिन पी नॉट ऊपर नहीं होगा, क्योंकि पी नॉट छोटा है, तो ऊपर क्या होता है, फाइनल स्ट्रेस बाय इनिशियल स्ट्रेस होता है, क्या होता है, लॉग बेस 10 फाइनल स्ट्रेस बाय
इनिशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पीसी बाई पी नोट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में आपका क्या दिया हुआ है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया गया था जिसमें लिक्विड लिमिट मतलब WL आपका कितना है 60%, प्लास्टिक लिमिट WP कितना है आपका 27%, नेचुरल वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है तो WN से इसको डिनोट करते हैं, ये क्या हो गया 32%, एंड फ्लो इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज IF, फ्लो इंडेक्स IF 27। निकालना क्या क्या है, द corresponding टफनेस इंडेक्स निकालना है एंड लिक्विडिटी इंडेक्स निकालना है, मतलब आपको IT निकालना है। तो IT होता क्या है, तो ये IP बाई क्या होता है IF। ठीक है, IP क्या होता है WL माइनस WP बाई IF, तो WL कितना हो गया कितना हो गया WL 60, IP कितना हो गया 27, गेट डिवाइडेड बाई 27। आंसर बताइए कितना हुआ। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.22। ठीक है, उसके बाद आपका आता है IL क्या होता था WN माइनस WP बाई IP, तो WN कितना हो गया 32 माइनस 27 बाई 60 माइनस 27, कितना हो गया जल्दी बताइए, ये 5 बाई 33, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.15, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए इसमें दिमाग लगे थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। ए का ऑप्शन 0.15 1.22 किसी ने अगर सॉल्व किया, ठीक है, वो तुरंत ए को मार देगा। ठीक है, लेकिन ए इज नॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको टफनेस पहले पूछा है बाद में लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। इसमें इन्होंने चेंज कर रखा है ताकि बच्चा जैसे ही सॉल्व करे तुरंत इसको टिक मार दे, उसके बाद क्या होगा वो गलत आंसर होगा और माइनस में उसका जवाब चला जाएगा। तो इस तरह गलतियां होती हैं गेट में, इसलिए आपको कंसियस रहना है कि फर्स्ट टर्म किसके लिए था, फर्स्ट टर्म टफनेस को बता रहा है, सेकेंड टर्म आपको लिक्विडिटी को बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये आपका सेलो फाउंडेशन का क्वेश्चन है, बट देयर इज इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया गया, तो इसको सॉल्व करना हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है 2.8 एंड 3.5 मीटर का। ठीक है, तो विड्थ 2.8 हो गया, विड्थ हो गया, और लेंथ इसका कितना हो जाएगा 3.5 मीटर हो गया। इम्बेडेड इन क्ले लेयर है, क्ले लेयर मतलब फाई तो क्या होगा 0 होगा, ऐसे भी आपका फाई 0 दे रखा है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है। अब उस पर एक वर्टिकल लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल लोड आपने प्लेस कर रखा है विथ एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 0.8, तो जो ये 0.8 देख रहा है ना, ये इसेंट्रिसिटी है, सेंटर लाइन से इसेंट्रिसिटी आपका इधर की तरफ आया है। ठीक है, अब आपको डिफरेंट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है, एनसी का वैल्यू दे दिया गया है, एनक्यू का वैल्यू दे दिया गया है, एन गामा का वैल्यू दिया हुआ है, सेफ फैक्टर दे दिया है, सेफ फैक्टर फॉर कोहेशन, सेफ फैक्टर फॉर लोड, सेफ फैक्टर फॉर आपका क्या यूनिट वेट। ठीक है, उसी तरह डेप्थ फैक्टर दिया हुआ है, इंक्लिनेशन फैक्टर भी दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि यूजिंग मेयरहॉफ मेथड, अब देखिए जब मेयरहॉफ मेथड लेते हैं ना, तो उसमें जैसे तरजागी आप लेते थे ना, तो तरजागी में एनसी क्यू ऑफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी ऑफ एन गामा यही आता था। ठीक है, इसमें सेफ फैक्टर डेप्थ फैक्टर नहीं आता था। ठीक है, इसमें कुछ करेक्शन हो जाते थे किसके लिए, सर्कुलर फुटिंग के लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए और स्क्वायर फुटिंग के लिए। लेकिन जो मेयरहॉफ ने जो अपना बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर लाया था ना, उसमें उन्होंने निकाला था जो क्यू यू होगा वो सी ऑफ एन सी एस सी डी सी आई सी प्लस क्यू ऑफ एन क्यू, उसके बाद हो गया क्या क्यू सी, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एस क्यू डी क्यू एंड आई क्यू प्लस 0.5 गामा बी ऑफ एन गामा इंटू क्या हो जाएगा एस गामा डी गामा आई गामा। ठीक है,
आई गामा। तो जो मेयर हॉप होता है ना, उसमें ये तीनों फैक्टर क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे ये सेफ फैक्टर, कौन सा सेफ है, रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है कि स्क्वायर है, उन सभी को ये डील कर रहा होता है। ठीक है, एस क्यू डी क्यू, एस क्यू यहाँ पे एस क्यू होगा और इधर एस गामा होगा, ये सेफ फैक्टर को डील करता है। डीसी जो है वो डेप्थ फैक्टर को डील करता है। तो डीसी कोहेशन के लिए डीसी हो गया, डी क्यू लोड के लिए डी क्यू हो गया, और डी गामा यूनिट वेट के लिए गामा हो गया। आईसी इंक्लिनेशन को डील करता है। जैसे इसमें ये वर्टिकल है तो आई इजकल टू 0 होगा, लेकिन कभी कभी लोड क्या होता है, इंक्लाइंड भी होता है। ठीक है, तो वो आईसी पे आता है। ठीक है, तो वो आईसी हो जाता है। तो कोहेशन के लिए आईसी, लोड के लिए आई क्यू एंड गामा के लिए आई गामा। ठीक है, तो सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आ गया है ना, तो इसेंट्रिसिटी आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, इधर की ओर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और इधर की ओर कम प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जो सॉइल का प्रेशर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ट्रेपेजॉइडल शेप में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ई निकालते हैं। तो ई आपका 0.8 है, और ये जो ई है वो किधर की ओर इसेंट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, ये इसेंट्रिसिटी आपको डेवलप कर रहा है किधर, विड्थ के लॉन्ग। तो नया आपका विड्थ हो जाएगा बी डैश, दैट इज बी माइनस 2ई। तो कितना हो गया, 2.8 माइनस 2 इंटू 0.8, कितना वैल्यू आता है जल्दी बताइए, 1.2 मीटर। बट लेंथ इज रिमेन सेम, लेंथ के इधर कोई सेंट्रिसिटी नहीं है। अगर टू वे सेंट्रिसिटी होता तब हम इधर भी माइनस करते, लेकिन अभी लेंथ के लॉन्ग कोई भी सेंट्रिसिटी नहीं है, तो L इक्वल टू वही आने वाला है। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको निकालना क्या है, यूजिंग द लोड, लोड निकालना है, दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द फुटिंग विथ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, मतलब लोड निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्टीमेट दैट इज क्यू यू, और आपको सी, तो ये क्या हो जाएगा, एस सी डी सी आई सी प्लस क्यू ऑफ एन क्यू इंटू डी क्यू एस क्यू एंड आई क्यू, और ये तो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोहेसिव सॉइल में एन गामा का वैल्यू आप देखेंगे तो जीरो है, एन गामा इज जीरो, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो केवल यही आपके पास जो है ना दो टर्म आने वाले हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सी का वैल्यू है 40, ये 1.4, उसके बाद आपका क्या है, एस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एस सी इज 1.16, एस सी इज 1.16, डीसी का वैल्यू क्या है, डीसी 1.1, 1.1, और आईसी तो मुझे लगता है 1 ही होगा, आईसी 1। ठीक है, तो आईसी आपका 1 प्लस क्यू, क्यू क्या होता है, सरचार्ज प्रेशर। तो सरचार्ज प्रेशर के लिए यूनिट वेट दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है, तो 18.2। डेप्थ क्या है, डेप्थ है आपका फुटिंग का डेप्थ 1.5, तो आप क्या कर देंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एन क्यू का वैल्यू 1 होता है, एन क्यू देखेंगे तो 1 दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट 1। डी क्यू का वैल्यू 1 ही होगा, डी क्यू 1 है, एस क्यू भी 1 है एंड आई क्यू भी 1 है, तो सभी 1 है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखिए सभी का वैल्यू निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। ये आ गया आपका सो दिस कम्स आउट टू बी 279.08। देखिए कितना लोड लेगा, तो लोड जब लेता है ना तो हमें क्या निकालना होता है, नेट अल्टीमेट निकालना होता है, तो एन यू निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ होता है। तो सिंपली था, क्यू यू आपने निकाल रखा है, उसमें आप 16.7 घटा लेंगे, क्यों क्यों, क्योंकि ये क्या है 18.2 इंटू 1.5 है। जस्ट 1 मिनट, गलती हो गया है, 18.2 multiplied with 1.5, so this is 27.3, 3 to 62.35।
सो दिस इज 289.65। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 18.2 इंटू 1.5, सो 27.3। तो ये आपका कितना हो जाएगा? सो दिस कम्स आउट टू बी 262.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो नेट अल्टीमेट हुआ। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब आपने निकाल लिया है तो नेट सेफ आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप क्या लिखते हैं? क्यू ऑफ एन एस, दैट इज क्यू ऑफ एन यू गेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा 263.5 बाई 2.5, कितना हो गया? 2.5। सो दिस इज नथिंग बट 10494 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। जैसे ही आ गया तो अब आपको लोड निकालना है। तो लोड क्या होगा? नेट सेफ लोड आपको निकालना है। ठीक है, नेट सेफ लोड निकालना है। नेट सेफ लोड क्या होगा? क्यू ऑफ एन एस इंटू एरिया। एरिया में क्या था? एरिया में अगर आप देखेंगे ना तो एरिया में आपका बी डैश है और एल है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप है, तो एरिया क्या हो जाएगा? बी डैश इंटू एल होगा। टोटल बी नहीं लेना है, क्योंकि टोटल बी आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरफ इसेंट्रिसिटी आ गया है, एक तरफ ज्यादा लोड लगेगा, एक तरफ क्या होगा, थोड़ा सा तो विड्थ कमेगा ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, दैट इज 1 गुना 95 इंटू क्या करना है, बी डैश इंटू एल लेना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 94 इंटू 1.2 इंटू 3.5। 1.2 आपका क्या है, विड्थ है, और लेंथ आपका 3.5 हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, वैल्यू आ जाएगा 440.75। ठीक है, किलो न्यूटन। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 440.75 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से बता सकूं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो ये क्या है, एक रोड प्रोफाइल आपको दिया हुआ है। ठीक है, रोड प्रोफाइल इज गिवन। इसमें अगर आप रोड प्रोफाइल आपको दिया हुआ है तो एक लार्ज इम्बैंकमेंट आपको कंस्ट्रक्ट करना है एट द साइड, जो कि आप देख रहे हैं कि इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट होगा तो लोड लगाएगा। ठीक है, अब आपको क्या आ गया है कि द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द सरफेस, मतलब ग्राउंड वाटर जो है ना सरफेस से, द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द क्ले लेयर। क्ले लेयर के सरफेस पे लोकेटेड है, तो GWT आपका दिया हुआ है। ठीक है, कैपिलरी राइज को आपको नेग्लेक्ट करना है, मतलब इसके ऊपर कोई भी वाटर मूव नहीं कर रहा है, कैपिलरी राइज नेग्लेक्टेड। ठीक है, the effective stress at the middle of the clay layer after application of the embankment is 150। देखिए, जब भी आपका ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना होता है कि आप इसके क्ले लेयर के किस पे सॉल्व करें, सेंटर पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम में भी आपका बोल रहा है कि जब आपने एम्बैंकमेंट लोड लगा दिया है ना, तो इस पे जो टोटल वर्टिकल प्रेशर है दैट इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, जब सेंटर पे आप सॉल्व कर रहे हो तब का है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, फ्रॉम द ऑफ द क्ले लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस लोड, जो ये आपका लोड लगा है ना एम्बैंकमेंट का लोड। ठीक है, एम्बैंकमेंट प्लस सॉइल दोनों का ये लोड है, क्योंकि टोटल आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बोल रहा है इस पे कि 180 है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का, दैट इज डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट एच प्लस इंटू सी सी 1 प्लस ई नॉट लॉग बेस 10। ठीक है, सिग्मा इनिशियल प्लस डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा इनिशियल, मतलब कितना शुरू में प्रेशर था प्लस डेल्टा सिग्मा कितना चेंज ऑफ प्रेशर हुआ है बाई इनिशियल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द इनिशियल स्ट्रेस।
तो इनिशियल स्टेज सिग्मा आई मतलब कोई भी आपका क्या है, एम्बैंकमेंट नहीं है, सॉइल का क्या प्रेशर लग रहा है वो निकालना पड़ता है। तो सॉइल का प्रेशर देखेंगे तो ये सैंड अपना यहाँ तक प्रेशर लगाएगा और क्ले जो है सेचुरेटेड है तो ये सबमर्ज्ड होके यहाँ तक प्रेशर लगाएगा। अब आपको गामा सेट नहीं दिया हुआ है तो गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट इजकल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ पे E का भी वैल्यू नहीं है तो E क्या होता है, देखिए E इंटू एस इजकल टू जी एस इंटू गामा डब्ल्यू का एक फॉर्मूला है। ठीक है, जब ये सॉइल वाटर टेबल के नीचे है इसका मतलब ये फुल्ली सेचुरेटेड होगा, दिस मींस दिस इज फुल्ली सेचुरेटेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, S इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो E इंटू 1, GS का वैल्यू कितना है, GS इज इक्वल टू 2.65, गामा डब्ल्यू नहीं होता ये वाटर कंटेंट का होता है, इंटू 0.45। तो E का वैल्यू मुझे बता दीजिए कि कितना आ गया, 2.65 मल्टीप्लाइड विद 0.45, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है 1.19। ठीक है, तो E का वैल्यू आपका आ चुका है 1.19, वैल्यू में पुट कर देंगे तो गामा सेट आ जाएगा 9.81 इंटू कितना है 2.65 प्लस 1.19 गेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.19। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। सो गामा सेट का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 17.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए गलती अभी क्या हो रही थी ना, मैं इसको 1.19 लिख दे रहा था, 25 छोड़ रहा था। ठीक है, जब मैं सारे जगह पे वही वैल्यू पुट कर रहा था ना तो गामा सेट का वैल्यू आ रहा था 16.44। ठीक है, ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये जो डिसमल के बाद जो आपका वैल्यू है उसके, और जब मैंने इसको फुल प्लेस किया तो इसका वैल्यू आ गया 17.19। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कितना इंटीजर कैसे आपको राउंड ऑफ करना है, कितना इंटीजर आपको लेके चलना है। ठीक है, तो शुरू में मेरा कहना है कि जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो जो भी आपके डिजिट आते जा रहे हैं सारे को आप मल्टीप्लाई करते जाओ ताकि आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आ सको। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लास में दिखाया था कि जो वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस होता है वो कुछ रेंज में होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसका वैल्यू है 0.42 तो ये होगा 0.38 से 0.46 तक होगा। ठीक है, तो वो इन्हीं सब के लिए दिया हुआ है क्योंकि हल्का हल्का वेरिएशन के कारण बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जा रहा है। ठीक है, तो गामा सेट का वैल्यू कितना आ गया, 17.19 आ गया। ठीक है, तो आप मुझे स्ट्रेस बता दीजिए कि व्हाट इज द इनिशियल स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा 18.5 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 17.19 माइनस 9.18 क्योंकि इफेक्टिव लेना है, मल्टीप्लाइड विथ 3 क्योंकि सेंटर इसका ये क्या है 3 मीटर का ही है। ठीक है, अब इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 59.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए
सिग्मा आई आ चुका है। अब व्हाट इज सिग्मा आई प्लस डेल्टा सिग्मा? तो सिग्मा आई प्लस डेल्टा सिग्मा अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो बोल रहा है कि द इफेक्टिव stress at the middle of the clay layer after application of the embankment loading is 180। मतलब आफ्टर एम्बैंकमेंट लोड लगाने के बाद प्लस सॉइल का वेट ये आपका 180 है। इसका मतलब दिस इज 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ना होगा। अगर ये लैंग्वेज आप नहीं पकड़ेंगे, आप बोलेंगे कि डेल्टा सिग्मा इज 180, तब वैल्यू आपका कहीं से कहीं भाग जाएगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि दिया हुआ है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एम्बैंकमेंट लोडिंग ये इतना स्ट्रेस हुआ है, मतलब जो टोटल स्ट्रेस हो चुका है, फाइनल स्ट्रेस वो 180 का हुआ है। अब आप सॉल्व कर दीजिए तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इजिकल टू एच कितना है 6, सीसी का वैल्यू है 0.25, 1 प्लस 1.1925 लॉग बेस 10, डेल्टा सिग्मा कितना है, ये हो गया 180 गेट डिवाइडेड बाय 59.14। जैसे ही सॉल्व करेंगे ना इस वाले पूरे इक्वेशन को, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में जैसे ही आपने सॉल्व किया द वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना आएगा मुझे बता दीजिए। कितना आ रहा है? सो द वैल्यू इज 0.328। 2 डिसिमल प्लेस तक लिखना है, 2 डिसिमल प्लेस तक, तो द वैल्यू इज 0.33, ठीक है। तो आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो 0.33 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले, मतलब दो क्ले है, एक आपका m है क्ले, क्ले m, एंड क्ले आपका क्या है n है, ठीक है। अब m की अगर बात करें ना तो इसका डेल्टा E मतलब E1 इनिशियल अगर देखें तो ये था 0.575 और E फाइनल अगर देखें तो ये है 0.510, ठीक है। लेकिन कब, जब अप्लाइड स्ट्रेस आपका इंक्रीज हुआ है 120 से 180, इसका मतलब आपका अगर इनिशियल सिग्मा आई देखे तो ये है कितना 120 और सिग्मा फाइनल देखे तो वह 180 है, ठीक है। फॉर द सेम इंक्रीज इन प्रेशर द वॉइड रेशियो ऑफ अनदर क्ले सैंपल n डिक्रीजेस फ्रॉम 0.6 टू 0.5। मतलब अगर n की बात किया जाए ना तो इसका E1 क्या है 0.6, E फाइनल क्या है 0.550। इसका भी अगर स्ट्रेस की बात करें तो यही स्ट्रेस है क्योंकि सेम स्ट्रेस पे आपका बोला गया, ठीक है। अब बोला गया है कि इफ रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ m टू सैंपल n इज 0.15, मतलब अगर के एम बाई के एन की बात करें तो ये वैल्यू है 0.125, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ m टू n, मतलब आपको cc ऑफ m बाई cc ऑफ n निकालना है। अब मुझे आप बताइए कि व्हाट इज cc, cc होता क्या है? तो cc होता है k बाई 1 प्लस ई नॉट, मतलब ई आई इनिशियल बाई ए बी इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो होता है ना सीसी, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, यही तो एक अननोन है ना, तो ए बी निकालते हैं। तो अगर हम सैंपल 1 के लिए निकाले ना, सैंपल एम के लिए, तो ए बी एम लिखेंगे और ये होगा क्या, ये डेल्टा ई बाई डेल्टा ऑफ सिग्मा होगा, ठीक है। विथ माइनस साइन होता है तो वो बाद में प्लस ही हो जाता है, इसलिए हम इस पे
ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं माइनस साइन पे। तो डेल्टा ई दैट इज 0.575 माइनस 0.510 गेट डिवाइडेड बाय 180 माइनस 120, कितना वैल्यू आ गया जल्दी बता दीजिए। सिक्सटी ये हो गया। अगर मैं इनका ए बी निकालूं ना तो क्या होगा, ए बी ऑफ एन, तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.550 बाई वही 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0.050 बाई 60। तो सभी का ये ए बी हमने निकाल लिया। तो अब मुझे बताइए सी सी एम क्या हो जाएगा, सी सी एम हो जाएगा के ऑफ एम 1 प्लस ई इनिशियल क्या है 0.575 है, एम के लिए इनिशियल कितना है ये वैल्यू है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ए बी का वैल्यू बता दीजिए, तो ए बी इज 0.65 बाई 60। गामा डब्लू को मैं अभी गामा डब्लू छोड़ रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, सी सी ऑफ एन भी चाहिए, तो इसी के नीचे मैं लिखता हूँ के ऑफ एन 1 प्लस ई इनिशियल क्या है 0.6, तो इसका 0.6 हो गया, बाई ए बी क्या हो जाएगा 0.050 बाई 60 इंटू गामा डब्लू मैं छोड़ रहा हूँ। तो गामा डब्लू कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। अब मुझे पता है कि एम बाई के एन कितना है, दिस इज 0.125, तो मैं लिख दूंगा 0.125। इसका मतलब मैंने ये बाई ये रेशियो मैंने ले लिया है, कितना वैल्यू हो गया 0.125 मल्टीप्लाइड विथ 1.575, ठीक है, गेट डिवाइडेड विथ 0.065 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 होगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.50। सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 0.25 मल्टीप्लाइड विथ 1.575 मल्टीप्लाइड विथ 5, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.6। सो द वैल्यू, इसका जो वैल्यू है वो आएगा आपका कितना आ रहा होगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है 0.0946 आ रहा है। आपको 3 डिसिमल प्लेस तक चाहिए, तो वैल्यू इज 0.095, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह करके आपका सेट 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, बच्चों में शेयर करिए क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है, एक ही महीना बचा हुआ आपके पास गेट का तैयारी करने के लिए, ठीक है, बच्चों में सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ाई कीजिए, ठीक है, पढ़ाई करिए ताकि आप गेट में बढ़िया नंबर से आप क्वालिफाई कर सकें, ठीक है, धन्यवाद।